1 मोल NaCl अगर आपको बनाना है, 1 मोल क्रिस्टल अगर बनाना है आपको किसका, NaCl का, तो किससे बना ले, Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस से अगर बनाते हैं 1 मोल क्रिस्टल तैयार करते हैं इसका, तो इस प्रोसेस में जितनी हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलोगे आप, डेल्टा एच। डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी बोल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। इसको अपोजिट में भी बोल सकते हैं हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल क्रिस्टल अगर किसी सब्सटेंस का है, किसी आयनिक कंपाउंड का 1 मोल क्रिस्टल अगर है, 1 मोल लैटिस है, उसको ब्रेक करने के लिए उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उस एनर्जी को भी आप क्या बोल सकते हो, लैटिस एंथैल्पी। तो तोड़ने के लिए 1 मोल क्रिस्टल को उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम में तोड़ने के लिए आप बोल सकते हो गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अगर आपको इस तरीके से डिफाइन करना है तो आप बोलेंगे 1 मोल क्रिस्टल अगर बनता है अपने कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम से तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है that is called lattice enthalpy of that ionic compound। क्लियर है? फैक्टर्स बता दिए थे, किस हिसाब से देखेंगे, कहीं पर अगर आपको आंसर देखना पड़ रहा है चार्ज और रेडियस दोनों से, तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, आपको बताया था चार्ज के फैक्टर को। जैसे मान लीजिए चार्ज से आंसर आ रहा है एक और रेडियस से आंसर आ रहा है दूसरा वाला कंपाउंड, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, चार्ज को दोगे, क्योंकि चार्ज से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशन होता है और वो फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो ज्यादातर केसेस में तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा, रेडियस से भी और उससे भी, पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आंसर दोनों से अलग अलग आ जाता है। तो किस फैक्टर को प्रायोरिटी दें, किससे हम देखें, उसमें हमको किससे देखना पड़ेगा, चार्ज से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉन्डिंग में आयनिक कंपाउंड में किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलेंगी, क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेंगी आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड अगर बना हुआ है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हमको देखने को मिल सकती है। तो आयनिक कंपाउंड की सबसे पहली प्रॉपर्टी है नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है इसमें। नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझते हैं, नॉन डायरेक्शनल का मतलब है जैसे अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात करो, एग्जांपल से समझ लो पहले फिर नोट करना। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करो, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो HOH के बीच में बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या सिचुएशन होती है कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपको पता होती है कि दो एटम्स के बीच में है ना, ये पोजीशन है इसकी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कहीं इधर उधर कहीं नहीं होगा, कहाँ पे होगा, बीच में होगा। यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में होगा। अगर कहीं पे ये कोवेलेंट बॉन्ड की सिचुएशन है, अगर कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक ही एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम लेता है। परमानेंट ट्रांसफर नहीं होता है, शेयरिंग होती है। जैसे मान लीजिए अमोनिया का ये मॉलिक्यूल है और अमोनिया के दो इलेक्ट्रॉन अगर BF3 के बोरॉन के पास चले, तो ये जो बॉन्ड जिसको एरो से हम दिखाते हैं इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी एक तरीके का शेयरिंग के कारण ही बन रहा है, बट शेयरिंग में डिफरेंस क्या है, इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग होती है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों करते हैं, दोनों एटम्स कर रहे हैं। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें जो शेयरिंग होती है, मतलब इस तरीके की फ्रेंडशिप है दो एटम्स के बीच में, जो एक बेनिफिट दे रहा है और दूसरा बेनिफिट ले रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरीके की फ्रेंडशिप है दोनों एटम्स के बीच में कि दोनों जो है एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने बगल में BF3 के बोरॉन को दे देता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है।
इन दोनों बॉन्ड को अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन पेयर की एक डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में और कहीं नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह फिक्स है। यहाँ पे नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में है इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पर्टिकुलर जगह यहाँ पे फिक्स है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आयनिक बॉन्ड की, हम किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड में सिचुएशन क्या होती है, क्रिस्टल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे NaCl का एग्जांपल ले लें, अलग अलग क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का होता है। अगर NaCl का एग्जांपल लें तो NaCl के एग्जांपल में क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अगर बॉन्ड बनना है तो Cl माइनस इस डायरेक्शन से भी अटैच हो सकता है, Cl माइनस यहाँ से भी अटैच हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से, चारों तरफ से 3D में किसी भी डायरेक्शन से Cl माइनस अटैच हो जाएगा। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। NaCl के क्रिस्टल में हम लोग देखते भी ऐसा है कि एक Na प्लस को 6Cl माइनस सराउंड करते हैं, एक Na प्लस को 6 तरफ से 6Cl माइनस सराउंड कर लेते हैं। अलग अलग क्रिस्टल में ये अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम देखें तो Cl माइनस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि Na प्लस के साथ ये किस डायरेक्शन से अटैच होगा। इसलिए आयनिक बॉन्ड को हम क्या, कौन सा बॉन्ड कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। तो इसमें पॉइंट लिख लीजिए, अब ऐसे तो उड़ता हुआ लिखेंगे नहीं, सब लिखिए, पॉइंट लिख लीजिए। दिस बॉन्ड इज non-directional because this bond is non-directional. This bond is non-directional because it is force of attraction between positive and negative charge. It is force of attraction between positive and negative charge which can act in any direction, which can act in any direction. Na प्लस और Cl माइनस में Na प्लस से Cl माइनस किसी भी डायरेक्शन में आकर के अटैच हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल सिस्टम है, कोई आयनिक कंपाउंड है, उस क्रिस्टल सिस्टम में एक टाइप का आयन दूसरे टाइप के कितने आयन से सराउंड कर रहा है, उस नंबर, सराउंड हो रहा है, उस नंबर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं उस नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर हम एग्जांपल लें NaCl के क्रिस्टल का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि Na प्लस को कितने Cl माइनस चारों तरफ से सराउंड करते हैं, 6। कितने Cl माइनस सराउंड करेंगे चारों तरफ से, 6Cl माइनस सराउंड करते हैं। इसका मतलब इस क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, Na प्लस को कितने Cl माइनस सराउंड कर रहे हैं, या Cl माइनस को कितने Na प्लस सराउंड कर रहे हैं, वो नंबर क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्रिस्टल सिस्टम में ये डिफाइन होता है। इसका एक एग्जांपल हमने क्या लिया, NaCl। NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। तो आयनिक है, क्रिस्टल है, सॉलिड फॉर्मेट में है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। क्या लिखना है इसमें, लिखना क्या है, कुछ खास तो है नहीं,
एक Na प्लस 6Cl-। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझ गए? हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर आयनिक कंपाउंड आप लेते हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहते हो, तो उसको उसके सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्मेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है, क्योंकि क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है आपको आयनिक कंपाउंड में, तो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इन फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड का मतलब मॉल्टन, मेल्ट कर दीजिए, या एक्वस सॉल्यूशन बना दीजिए, पानी में क्या बना दीजिए? सॉल्यूशन। ठीक है? क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए क्या होने चाहिए? फ्री आयंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपके पास? फ्री आयन से भी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से भी। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्री आयंस का रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने क्रिस्टल ले लिया सॉलिड, अगर आपने क्या ले लिया? सॉलिड, तो Na प्लस अपनी जगह पे फिक्स है, जिस जगह पे है वहीं पे रहेगा। Cl माइनस क्या है? जिस जगह पे है वहीं पे रहेगा। ये सब क्या होंगे? सॉलिड क्रिस्टल में एकदम फिक्स पोजीशन पे होंगे, मूव ही नहीं करेंगे। और फ्री आयंस का फ्री होना क्या होता है? जरूरी होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो कराने के लिए। जैसे ही हम इसको मेल्ट कर दें, गर्म कर दो, है ना, सॉलिड क्रिस्टल को, नमक है, नमक का क्रिस्टल आपको दिया गया, उसको क्या करो? मेल्ट कर दो। नमक के क्रिस्टल में अगर आप सोचे वहां पे इलेक्ट्रोड वगैरह वायर से जोड़ करके इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं, तो फ्लो नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो किस फॉर्मेट में है? सॉलिड। अगर उसको मेल्ट कर दीजिए या उसको पानी में घोल के सोल्यूशन बना दीजिए, तब उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो करा सकते हैं। क्योंकि पानी का काम क्या है आपको पता है ना? पानी का काम क्या करता है? पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो पानी क्या करता है? आयंस को सेपरेट करने का काम करता है। तो आयंस का सेपरेशन करवा देगा, जिससे फ्री आयंस प्रोड्यूस होंगे, और फ्री आयन प्रोड्यूस होंगे तो क्या हो जाएगा? आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। हाँ जी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे बताओ। बिल्कुल। हो गया, नोट हो गया। पानी क्या करेगा? मान लीजिए ये आपके पास सॉलिड है NaCl, आपने क्या डाला? पानी डाला, सोल्यूशन बनाया, तो पानी क्या करेगा? ये क्रिस्टल है, मान लीजिए यहाँ Na प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है, तो वाटर क्या है? वाटर इन दोनों के बीच में झगड़ा कराने का काम करता है। वाटर यहाँ पे कूद के बीच में आ जाएगा। वाटर क्या करेगा? यहाँ आ गया। इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या था? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड था, अच्छी वाली फ्रेंडशिप थी। इनके बीच में कूद के कौन आ गया? Na प्लस और Cl माइनस के बीच में सेपरेट आउट कराने के लिए, सेपरेशन कराने के लिए कौन आ गया? H2O आ गया। H2O आके क्या करा देगा? दोनों को अलग अलग करा देगा। Na प्लस और Cl माइनस को क्या करा दिया? अलग अलग करा दिया। वाटर में तो पहले से ही H प्लस और OH माइनस पड़े हुए थे, इतने सारे फ्री आयंस हो गए अब सोल्यूशन में। अब फ्री आयंस मिल गए तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? फ्लो हो जाएगी। हाँ हाँ, इतना बड़ा हाँ क्यों बोल रहे? बादल, एक तो मेरा गला खराब है, ऊपर से आप इतना बड़ा हाँ बोल रहे हैं। हाँ, क्लियर है पॉइंट? पानी का क्या काम है? प्लस माइनस के बीच में सेपरेशन कराना, झगड़ा कराना।
नहीं तो क्या, बनाना ऐसे ही नहीं है, हमने ऐसे ही बनाया, आप ढंग से बनाएंगे। हाँ, जब आपने ही ऐसा बना दिया तो हमारी क्या हिम्मत है, हम उसको छेड़े, हम भी ऐसे ही बनाएंगे। चलो। हो गया। सर ने फूफा जी और जीजा जी वाली स्टोरी सुनाई है कि नहीं आप लोगों को? स्टोरी के लिए देखो कितने खुश हो। चलो अब एक टॉपिक और पढ़ लो फिर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ध्यान से पढ़िए, आयनिक कंपाउंड के बड़े तगड़े पॉइंट हैं, कहीं पे भी छोटा मोटा सवाल। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की बात करी जा रही है आयनिक कंपाउंड के, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी की बात करी जा रही। तो सॉल्युबिलिटी में बॉन्डिंग में क्या मतलब, कहीं भी कंपाउंड में आप याद रखेंगे लाइक, क्या फॉर्मूला चलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है, देखिए सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एक को बोलते हो आप पोलर सॉल्वेंट, और दूसरे को आप बोलते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स डेवलप होंगे, और नॉन पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स डेवलप नहीं होंगे। जैसे पोलर की बात करो तो पोलर में आप पानी को लेते हो, अल्कोहल को लेते हो, ये सब आते हैं आपके पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें क्या बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनता है। नॉन पोलर की अगर बात करो तो जिसमें कोई पोल डेवलप नहीं होगा, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होंगे वो कैसे होंगे, सारे नहीं, ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होंगे, नॉन पोलर। पानी, अल्कोहल, ये सब कैसे हैं, पोलर। डिफरेंस देखो, जैसे H2O है, तो H2O में दो पोल्स बनते हैं इस तरीके से, H के ऊपर पॉजिटिव और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो पोल डेवलप हो गए। तो ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोलोगे, पोलर सॉल्वेंट। जैसे CCl4 की बात करो, तो CCl4 में इस तरीके के पोल्स डेवलप नहीं होंगे, इसकी ब्रेकिंग इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं होगी। वाटर जो टूटता है वो कैसे टूटता है, H+OH-, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पोलर सेपरेशन है ना। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है, अगर कंपाउंड लेते हो आयनिक, आयनिक का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, आयनिक कंपाउंड तो वैसे ही बनता है, तो वो किस में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब आयनिक कंपाउंड है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए, जिसमें पोल्स बने। और अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड लेते हो तो वो किस में डिसॉल्व होता है, ये वाले में, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये स्लाइड नोट हो गई तो आगे बढ़े। हाँ ऑर्गेनिक है लेकिन पोल्स बनते हैं उसमें, तो पोलर में ले। हाँ,
क्या कर रहे हो तुम लोग? दौड़ा रहे हो जैसे। लाइक डिजॉल्व लाइक का क्या मतलब है? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में तो आयंस है यानी कि पोल्स है, तो आयनिक कंपाउंड किस में डिजॉल्व होगा? डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयन बनते हैं और पोलर सॉल्वेंट में भी आयन बनते हैं, तो ये क्या होगा? आयनिक कंपाउंड किस में डिजॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर बात कर लो कोवेलेंट कंपाउंड की, तो कोवेलेंट कंपाउंड किस में डिजॉल्व होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होगा ज्यादातर? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ठीक है। सॉलिबिलिटी कैसे होगी? सॉलिबिलिटी का एग्जांपल देख लेते हैं कैसे सॉल्युबल होगा। ये था NaCl का क्रिस्टल, अभी जो बताया था वही बात है, अभी पिछली स्लाइड में बताया था NaCl का क्रिस्टल। इसके पास कौन आया? पानी। पानी में डिसॉल्व करना चाहते हो, ठीक, तो क्या करेगा पानी? NaCl को कैसे तोड़ेगा? देखिए, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे है Cl, दोनों साथ साथ थे। अब वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। वाटर में आपको पता है कि कुछ जगह ऐसी होगी जो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और कुछ ऐसी होगी जो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ऑक्सीजन वाला पार्ट नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन वाला पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल को आप ऐसे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा कर सकते हैं, प्लस माइनस। वाटर मॉलिक्यूल को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? इस तरीके से, प्लस माइनस। एक पार्ट, एक उसका एंड ऐसा है जो पॉजिटिव है और एक एंड ऐसा है जो नेगेटिव है। तो करता क्या है वाटर मॉलिक्यूल कि NaCl को ब्रेक करना है, तो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड होगा वो इधर की तरफ आकर के इस तरीके से इसको सराउंड कर। वाटर का जो नेगेटिव एंड होगा वो क्या होगा? Na प्लस को सराउंड करेगा। देख पा रहे हैं? ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये क्या है? पानी। एग नहीं है, ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। अब Cl माइनस को सराउंड करने के लिए भी वाटर ही है, तो क्या करेगा? Cl माइनस को सराउंड करने के लिए कौन सा एंड आएगा? पॉजिटिव। माइनस को सराउंड करने के लिए कौन सा एंड आएगा इसका? वाटर का? पॉजिटिव। और इस तरीके से क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस के बीच में ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल आ गए, तो क्या करेंगे? इनको सेपरेट करा देंगे। सेपरेट करा दिए मतलब ये डिसॉल्व हो गया पानी में। सेपरेशन से क्या होता है? डिसॉल्व हो जाती है सब्सटेंस। क्या होगा? ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया मतलब डिसॉल्व हो गया, खुल गया, सॉल्युबिलिटी आ गई। तो सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो किसमें डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में, जिसमें पोल्स बनेंगे उसमें डिसॉल्व होगा। क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में क्या टेंडेंसी होती है? पोलर सॉल्वेंट में सेपरेट कराने की टेंडेंसी होती है। उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिजिक्स में उसी टेंडेंसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अच्छा आयनिक सॉल्वेंट होगा। आयनिक सब्सटेंस को वो उतना ज्यादा क्या कराएगा? डिसॉल्व करेगा। तो अगर रिपोर्टेड कंपाउंड्स में हम देखें तो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है पानी का। स्लाइड नोट हो गई? हाँ। हाँ, क्या Na प्लस के बाहर Cl माइनस जुड़ रहा है? हाँ, हाँ,
नहीं, ये एसोसिएशन कोई नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं यहाँ वाटर वाटर का एसोसिएशन हम दिखा रहे हैं। हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि Na+ और Cl- के बीच में कौन आ गया, वाटर मॉलिक्यूल के डिफरेंट एंड्स आ गए। यहाँ पे Cl- को सराउंड करने के लिए उसका पॉजिटिव एंड आया, और Na+ को सराउंड करने के लिए उसका कौन सा एंड आया, नेगेटिव एंड आया। तो फाइनली क्या हुआ, Na+ और Cl- जो एसोसिएटेड थे उनके बीच में कौन आ गया, वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स आ गए, जिसकी वजह से ये सेपरेट आउट हो गए। और वाटर क्योंकि इसको सराउंड कर रहा है, अगर इस तरीके से केमिस्ट्री में सराउंडिंग में दिखाया जाता है तो उसका मतलब होता है वो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, है ना। अब ये पानी से एसोसिएशन बना लिया, अब इसका एसोसिएशन किससे बन गया, पानी से बन गया। ठीक है, किसी का किसी में, किसी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होने का मतलब है कि उसका जो अपने आयन से एसोसिएशन था उसको पहले ब्रेक होना है और फिर उसके बाद दूसरे से एसोसिएट होना है ना। जैसे अरे भाई, ये रिएक्शन पढ़ते हो आप लोग कौन सी, 10th में आपको पढ़ाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पढ़ी है आपने। इस रिएक्शन में जिंक को एसोसिएट होना है किसके साथ, SO4 के साथ। तो पहले क्या होगा, हाइड्रोजन और सल्फेट का बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन और सल्फेट का एसोसिएशन पहले खत्म होगा, तब दूसरी चीज से क्या होगा, एसोसिएशन होगा। तभी तो ZnSO4 से एसोसिएट होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी कुछ इसी तरीके से आप कह सकते हो। Na+ और Cl- एक दूसरे के साथ अटैच थे आयनिक बॉन्ड से, अब इनके बीच में कौन आ गया, वाटर मॉलिक्यूल आ गया। तो वाटर के साथ अब क्या हुआ, Na+ का अलग तरीके से एसोसिएशन बना, Cl- का अलग तरीके से, अलग एंड ने, वाटर नहीं बनाया लेकिन यहाँ नेगेटिव एंड, यहाँ पॉजिटिव एंड। तो अब अल्टीमेटली क्या हो गया, Na+ का एसोसिएशन Cl- के साथ ना रह करके सोल्यूशन में वाटर के साथ एसोसिएशन बन गया। वाटर के साथ एसोसिएशन बनने का मतलब है कि ये वाटर में डिसॉल्व हो गया। ठीक, क्लियर है बात। आगे लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, थोड़ी सी बार बार जरूरत पड़ेगी तो हेडिंग डाल लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप इसको अच्छे तरीके से, 12th में आता है ना इलेक्ट्रोस्टैट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं, इट डिनोट्स, यहाँ पे पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं लिखवाई जा रही है जो फिजिक्स में यूज होगी, यहाँ पे वो डेफिनेशन लिखवाई जा रही है जो काम चलाएगी आपका केमिस्ट्री में जितना यूज है। इट डिनोट्स सेपरेटिंग फोर्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसी कंपाउंड के आयंस को सेपरेट करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है उसको हम बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जितने सॉल्वेंट हम यूज करते हैं उसमें कौन सा है, वाटर का, है ना, 81 होता है पानी का। इसी वाटर का एक भाई है हैवी वाटर जिसको हम बोलते हैं D2O, इसको क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। इसका लगभग 80 है, इसका होता है 81। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, NH2 है, ड्यूट्रियम वाला। क्यों चाहिए ये पानी, हैवी वाटर का दूसरा नाम नहीं, ड्यूट्रियम ऑक्साइड बोल सकते हो, जैसे H2O को हाइड्रोजन का ऑक्साइड बोल सकते हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड। D2O को बोल सकते हैं हैवी वाटर, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा किसका है आपका, पानी का।
पानी का सबसे ज्यादा है। क्या वो आप लोग हंसे क्यों ऐसे? उसके बाद बात करें आयनिक रिएक्शंस की। आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक रिएक्शंस देंगे, आयंस रिएक्ट करेंगे। आयनिक रिएक्शन में अब क्योंकि रेट के बारे में अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है, 12th में पढ़ोगे, तो इतना याद रखो इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, फास्ट। फास्ट रिएक्शन का मतलब स्पीड क्या होगी, हाई, सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शंस कैसे कंप्लीट होंगे, सेकेंड्स में। सॉल्यूशन को मिलाया, रिएक्शन हो, रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। स्पीड क्या होती है आयनिक कंपाउंड के रिएक्ट करने की, बहुत हाई। आयनिक रिएक्शंस बहुत हाई स्पीड से कम होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, आइसोमॉर्फिज्म। आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब समझते हैं, आइसो का मतलब सेम, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, बायो का वर्ड है, मॉर्फोलॉजी से रिलेशन है। मॉर्फोलॉजी जानते हैं कौन सी ब्रांच है, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है? हाँ, मॉर्फोलॉजी कौन सी ब्रांच है, क्या स्टडी करते हैं इसमें? नहीं पता। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से देखकर जो आपको पता लगे, है ना, उसका किसी भी सब्सटेंस का शेप साइज, उसके क्रिस्टल का शेप पता लग जाए, उसके क्रिस्टल का साइज पता लग जाए, बाहर से देख के। इंटरनल कोई प्रॉपर्टी, इंटरनल कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, ठीक है। जैसे इसमें दो ब्रांचेस पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनली आप पढ़ रहे हो। जैसे आपको किसी की किडनी उठा के दे दी गई, आपको नहीं मतलब किसी डॉक्टर को, आपको क्यों दी जाए, किसी की किडनी उठा के दे दी गई, तो आप बाहर से क्या देखोगे, बीन शेप्ड है, इसका शेप ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा उसको स्केल वगैरह से मेजर कर सकते हैं, कितने सेंटीमीटर विड्थ है, कितने सेंटीमीटर हाइट है, यही सब देख सकते हैं ना। उसका कलर कैसा है, तो बाहर से देखने पे कैसी फिजिकल अपीयरेंस है उसकी, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और अगर आपने क्या किया, उसको कट कर दिया बीच से, अंदर का स्ट्रक्चर देखा किडनी का, तो क्या बोलेंगे उसको फिर, एनाटॉमी, अंदर के स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं, आइसोमॉर्फस पे आते हैं केमिस्ट्री में अपने। मॉर्फोलॉजी का मतलब है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बाहर से कैसा दिखाई दे, दो ऐसे कंपाउंड जिनके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर सेम दिखाई दे, ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फस। दो कंपाउंड, दो अलग अलग आयनिक कंपाउंड हैं, उनके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर आपको अगर बाहर से कैसे दिख रहे हैं, सेम दिखाई देते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलोगे एक दूसरे का, आइसोमॉर्फस। प्रॉपर्टी को बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म, और कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस। लिख लीजिए, कंपाउंड्स which have same crystalline structure, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक तरीके का होगा, कॉल्ड आइसोमॉर्फस। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फ। आयनिक कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी हम लोगों को देखने को मिलती नमक और चीनी नहीं भाई, क्रिस्टल अलग होता है बिल्कुल। जैसे ZnSO4.7H2 और MgSO4.7H2O, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमॉर्फस। इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम। क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे ना, नमक और शक्कर का अलग होता है।
नमक आयनिक कंपाउंड है, शुगर कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट। शुगर क्या है जो आप खाते हो? C12H22O11, कोवेलेंट। इन दोनों कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस। ये अच्छा, इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं ना आइसोमॉर्फस, जो कंपाउंड या जो ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें, साक्षी पांडे दिमाग ठीक है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, इनको जब हीट अप करते हैं ना तो एक अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड को हम बोलते हैं क्रैकलिंग साउंड। क्या बोलते हैं? क्रैकलिंग। ऐसा नहीं, हीट अप करोगे तो धमाके की आवाज नहीं आएगी, बहुत माइन्यूट, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, सुनिए आपने। दूस K2SO4 और K2CrO4 ये भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल पूछ लेते कभी कभी। K2SO4 और K2CrO4। NaF और MgO ये भी है एक दूसरे के आइसोमर। हाँ जी, कितना फ्रीक्वेंटली कभी कभी पूछ सकते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं। कोई ये सेशन रीजन बना सकते हैं बाकी, या मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें एक क्वेश्चन में 4-5 पॉइंट है तो एक पॉइंट आइसोमॉर्फिज्म डाल दिया। नहीं नहीं, तरीका नहीं है। तरीका तो मतलब भाई अब इसके स्ट्रक्चर वगैरह, जैसे इसमें जो सिमिलरिटी आती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। अगर आप बोलो तो यहाँ पे Na+ है और F- है, यहाँ पे क्या है? Mg+2 है और O-2 है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो Na+ में कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा? 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। F- कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 10। Mg+2 कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 10। O-2 कितना है? 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है इसलिए मॉर्फोलॉजी सेम है यहाँ पे, पर अलग अलग में अलग अलग रीजन। यहाँ पे क्या रीजन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हाँ हाँ, देख सकते हैं बिल्कुल। क्या दिक्कत है? आज क्लास में मन नहीं लग रहा है? हाँ बच्चों, लास्ट सीट का तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। लास्ट सीट में तो एकदम एंटरटेनमेंट चल रहा है। क्या बात है? हम्म, मजा नहीं आ रहा है? अच्छा टॉपिक नहीं चल रहा है? चलो, आयनिक बॉन्ड की बात होगी, अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। आ जाओ कोवेलेंट। कौन सी? चाचा फूफा वाले? कौन सी कहानी? नहीं, वो सीनियरिटी की एक कहानी थी छोटी सी, कि जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने कुछ कर दिया गड़बड़ या कुछ भी सही किया, तो आपने अब आपको उसको क्या है, उसको उस चीज को चेंज करने की हिम्मत नहीं होती। आपको पता है कि ये चीज गलत है, फिर भी जल्दी से क्या होता है, अब लगता है अब किसी सीनियर ने कर दिया तो अब उसमें हम चेंज कैसे करें, है ना?
तो ऐसे ही फूफा, चाचा और क्या था, जीजा की कहानी थी, है ना। किसी फैमिली की बात है, खूब कोई फंक्शन था घर पे, खूब सारी चीजें बनी हुई थी। एक उसमें मटेरियल ऐसा था, जैसे अपने लोग के घर में क्या है, वो जब कुछ पूजा वगैरह ऐसी चीजें होती हैं तो कढ़ी जरूर बनती है, कढ़ी बनी हुई थी। और जिसने बनाया था उसमें आधे लोगों को ये नहीं पता होगा कढ़ी क्या होती है, अब वो नहीं बताऊंगी मैं। हाँ, तो वो बनी हुई थी, उसमें नमक नहीं था बिल्कुल। तो सबसे पहले खाना खाया एक सीनियर पर्सन ने घर के, सबसे पहले एक सीनियर को फूड ऑफर किया गया, उसने खाया, वो सीधा साधा था बेचारा, उसने कहा ठीक है अब नहीं है, अब कौन लेडीज परेशान होंगी कि एक चीज गड़बड़ हो गई, उसमें सॉल्ट एडेड ही नहीं था बिल्कुल। फिर उस फैमिली में एक फूफा जी थे, उन्होंने खाया, उन्होंने कहा वो सीनियर पर्सन ने नहीं बोला तो मैं कैसे बोलूं। फिर दूसरे, उससे भी छोटी जनरेशन का बंदा आया, वो जीजा जी उनकी पोस्ट थी, उन्होंने खाया, उन्होंने बोला अरे फूफा ने नहीं बोला, दादाजी ने नहीं बोला, मैं कैसे बोल दूं नमक कम है, नमक नहीं है। फिर उसके बाद एक बच्चे ने खाया, जैसे मान लीजिए आपकी जनरेशन आ जाए, एक बच्चे ने खाया, उसने बोला अरे कढ़ी तो बहुत ही गंदी बनी है, इसमें तो सॉल्ट ही नहीं है। तो बोला गया इतने सारे सीनियर पर्सन ने खा लिया, किसी ने बोला नहीं। तो सबने क्या बोला, ऊपर वाले से जस्ट नीचे वाले ने सबने यही आंसर किया कि जब सीनियर ने नहीं बोला तो हम कैसे बोले। हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। कभी कभी अच्छी भी है, कभी कभी बुरी भी है। मान लो कोई गलत चीज हो रही हो, ये टेस्ट वेस्ट की तो बात अलग है, कहीं पे मान लीजिए आप हैं और वहां पे क्या हो रहा हो, कुछ रॉन्ग एक्टिविटी हो रही हो, ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही हो जो नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन देख लेना चाहिए, विरोध करते वक्त आप पिट ना जाओ। प्लेस कौन सी है ये भी देखनी पड़ती है ना। कोवेलेंट बॉन्ड पे आ जाते हैं, ठीक है चलिए। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करिए तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। दोनों एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, जैसे O2 मॉलिक्यूल बनता है तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो कैसा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, दो दो की शेयरिंग हो जाती है, O डबल बॉन्ड O बन जाता है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये इतना बेसिक आपने 9th-10th में सीख लिया है बॉन्डिंग में, तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बॉन्डिंग हो क्यों रही थी, क्या रीजन था, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि ऑक्टेट रूल की बात कर लो, तो ऑक्टेट रूल में, ऑक्टेट रूल को बिना कंप्लीट किए भी, यानी कि ऑक्टेट रूल के कुछ आपको मिलते हैं देखने को एक्सेप्शंस, जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ऑक्टेट रूल तो आपको पता है, ऑक्टेट रूल के अब क्या करने हैं आपको, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कर लेते हैं ऑक्टेट रूल के, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का मतलब है सेंट्रल एटम के पास
सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं करेगा, एक्सेप्शन में काउंट। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। बोरॉन और फ्लोरीन के बीच जब बॉन्डिंग होती है, बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और बोरॉन को कितने चाहिए? 5 चाहिए। लेकिन 5 इसको नहीं मिलते हैं। BF3 जब बनता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। बोरॉन के 3 अगर इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के 7 है तो बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की होती है। फ्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। 7 इसके पास खुद के थे, 1 इससे शेयरिंग कर लिया। अब बोरॉन ने इसको 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कराया तो इससे भी लेगा ही। ध्यान से अगर देखो तो बोरॉन के पास खुद के 3 थे और 3 फ्लोरीन से ले लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन ही तो हुए। ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं, मॉलिक्यूल तो है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए कैसा मॉलिक्यूल है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक्सेप्शन हो गया। नोट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल जैसे AlCl3। इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरा है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 8 से ज्यादा है तो वो भी एक्सेप्शन की तरह काम करेगा। तो जिसमें ज्यादा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, या मॉलिक्यूल बोल दो या स्पीसीज बोल दो। सेंट्रल एटम के पास कितने होने चाहिए? सेंट्रल एटम है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑक्टेट रूल का क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन। जैसे मान लीजिए आपने मॉलिक्यूल में एग्जांपल लिया PCl5 का। तो PCl5 जब बनता है तो देखिए किस तरीके से बनता है। फॉस्फोरस 5 Cl से अटैच है, फॉस्फोरस 5 Cl से अटैच होता है। फॉस्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस क्या करता है? Cl तो 1-1 इलेक्ट्रॉन लेता है फॉस्फोरस से, 1 Cl 1 इलेक्ट्रॉन, 1 Cl 1 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के थे, 5 इलेक्ट्रॉन 5 Cl से ले लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 खुद के थे और 5 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिए इसने? फ्लोरीन से। तो फॉस्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट का मतलब तो 8 ही पूरे करने थे, कितने कर लिया इसने? 10 कर लिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन गई, एक्सेप्शन हो गया ऑक्टेट रूल का। क्लोरीन के 7 दिखा दीजिए। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 7 है ना।
ठीक है। इसी तरीके से SF6 होता है। सल्फर के पास यहाँ पे आ जाते हैं 6 खुद के होते हैं, 6 और ले लेता है, 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये कैसी स्पीसीज हो गई? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है इनका, ज्यादा है। बन गया। कुछ ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को जो फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज बोलते हैं। प्रीसाइज का मतलब 8 ही है। कितना है? 8 ही है। एक्सेप्शन में नहीं आएंगे वो, उनको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। जितना चाहिए उतना है। जैसे CH4 मॉलिक्यूल देखो, इलेक्ट्रॉन नो एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन में नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन फ्री साइज का मतलब जितना चाहिए, ऑक्टेट के हिसाब से कितना चाहिए सेंटर के पास? 8। जैसे CH4 का एग्जांपल है, 8 इलेक्ट्रॉन से। 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है। कार्बन के पास 4 होते हैं, और कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन के भी 4 ले लेता है, 8 हो। हाइड्रोजन को 2 पूरे करने हैं, एक कार्बन से एक। क्लियर है बात? बोले बच्चों? एक और एग्जांपल था इसमें अच्छा सा, एक्सेप्शन में। और इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला है ना, इसको एक और नाम देते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या हो गया? बढ़ गया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और इसके पीछे वाले को इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसमें लेस है। एक और नाम दिया डेफिशिएंट के अलावा, क्या नाम दिया है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसमें 8 से कम थे इनकम। एक एक्सपेंडेड है, एक इनकम्प्लीट। फ्री साइज वाले में क्या था? 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो एक्सेप्शन नहीं बोला जाता। दूसरा एक एग्जांपल है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है सुन? इसमें लिखिए, इन मॉलिक्यूल विद odd number of electron, odd number of electron as NO, NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको दिखता है। कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिखता है? 3। आपने बोला कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए बीच में। 3 बनाने हैं तो 6 चाहिए, 3 इसके 3 इसके। अगर कहीं पे ऐसा दिखाई दे कि कोई एटम ऐसा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा हुआ है, मतलब पेयर में नहीं है, अलग से है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल याद रखेंगे, NO। NO जो मॉलिक्यूल है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल सिस्टम होता है। एक NO है, एक NO2 है। NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। एक NO2 भी इसका एग्जांपल है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड था, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये ब्राउन कलर की गैस होती है।
एक और एग्जांपल है इसका O2 माइनस, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस से बॉन्डिंग कैसी होगी? बॉन्डिंग देखिए जरा, जैसे मान लीजिए ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन, हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब है जैसे आप एक सिंगल बॉन्ड बनाना है दो एटम्स के बीच में, तो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको और फिर भी उसको आप सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर कर रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको बीच में, तो 3 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम क्या हो गया? 3 नंबर जो है ऑड है ना, और फिर भी बॉन्ड बना हुआ है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इस तरीके का सिस्टम आपको दिखेगा उसको आप क्या बोलोगे? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑक्टेट तो है नहीं, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल सिस्टम हो गया। तो ऑक्टेट का क्या हो जाएगा ये? और इसके तीनों याद रखिएगा, ये तो बहुत पूछा जाता है। एनओ जो है ये बहुत पूछा है, NO2 को बहुत पूछा है, इसको तो कम पूछा है, इन दोनों को बहुत पूछा। O2 माइनस का एक स्ट्रक्चर बता रहे थे ना, जैसे O2 का स्ट्रक्चर था, तो O2 के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बोलते हैं? O2 के स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के लास्ट में, तो बॉन्डिंग इस तरीके से हो जाती है। इसने 2 इसका ले लिया, इसने 2 इसका यूज कर लिया, और O के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। अब O2 माइनस बोल रहे हो, यानी कि O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, दूसरे ऑक्सीजन के पास 8, और एक माइनस का चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया? 17 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है, दो दो इलेक्ट्रॉन तो ये है ही है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, ये वाला एक्स्ट्रा वाला जो, और फिर भी इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है, तो आप इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? इस मॉलिक्यूल, और ये बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जहां पे 2 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 3 दिखाई दे रहे हैं, ये देख रहे हैं तो क्या बोलोगे? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल याद रखेंगे, किस में बनता है? NO में बनता है, NO2 में बनता है, O2 माइनस में। NO बनाइए, NO बना के देखिए जरा, बन पा रहा है आपसे? NO बनाने की कोशिश कीजिए। NO बनाने की कोशिश कीजिए। N के लास्ट में 5 होते हैं, O के लास्ट में 6 होते हैं। सोम कहाँ ध्यान है? NO का स्ट्रक्चर बनाइए। NO का स्ट्रक्चर बनाना है। N के लास्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट में होते हैं 6। आउटर इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा ना। बनाइए कैसी बॉन्डिंग हो सकती मैम एन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। N के पास 7 आ रहे हैं, कैसे? जैसे एन के जैसे 5 जो है, 3 एक साइड पे रखिए और ऑक्सीजन की तरफ पे 2, ऑक्सीजन के 2 एन के ईच वन, फिर बाद में ऑक्सीजन के पास 8 हो रहे हैं और एन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था इसके पास। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, आउटर में? 5। मान लो 3 यहाँ रख दिए, तो 2 इधर रख दिया, है ना? ऑक्सीजन को कितने चाहिए?
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितने की है? 2 की है। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कितने की है? 3। 5 तो उसके पास नहीं। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कितने की है? 3 की है। तो अगर इस तरीके से सिस्टम बनाओगे तो बन पा रहा है क्या? इसको तो 2 ही बॉन्ड बनाने हैं, और इसको कितने बनाने पड़ेंगे? इसको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में होता क्या है कि ऑक्सीजन, ये रहा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के 2 के बीच में तो बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन से, सीधे सीधे ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा, जो नाइट्रोजन को एक की दिक्कत हो रही है ना, नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की दिक्कत हो रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ बीच में। 1 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन का कहाँ पे आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो शेयरिंग में इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 की शेयरिंग हो गई, मतलब इससे इसको 3 मिल गए बेसिकली, और इसने इसको कितने दिए? 2 ही दिए। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। तो ओवरऑल में अगर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया? एक बॉन्ड तो ये है, और दूसरे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? ये वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये, और तीसरा ये। तो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। देख पा रहे हो? 3 की जगह किस पे ले ले? हाँ, हाँ। हम्म, करो, अरेंज करो, पेपर में दिखाओ। अरे दिखाओ, इसमें क्या बात है? हाँ, 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 यही चीज होगी, सही होगा या गलत होगा, और क्या होगा? लाओ जल्दी। कहाँ पे है? क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजन के 5, नाइट्रोजन का 1 देना चाह रहे हो आप कह रहे हो नाइट्रोजन का 1 दे दें और ऑक्सीजन के 2 दे दें, तो नाइट्रोजन की बात पूरी हो जाएगी। इससे तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी ना। होगी क्या? इससे दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। क्या दिक्कत है? से जाने में गाँव की दुकान में। क्या प्रॉब्लम है? साक्षी कह रही है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए, और ऑक्सीजन क्या करेगा आपने? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यही कह रहे हो ना? तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके इधर पड़े रहेंगे 5 में से। क्या? हाँ ठीक है, वो तो कहीं भी रख लो। यहाँ रखना चाहते हो? ठीक है, यहाँ रख दिए। अब ऑक्सीजन के कहाँ रख दे? ठीक है, रख दिया। अब बोलो जल्दी। हम्म, ये नाइट्रोजन इससे कितने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कह रहे हो? तो इसके पास कितने हो जाएंगे? इसके पास कितने होंगे? 7 ही तो होंगे। और ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऑक्सीजन के पास भी 7 ही होगा। सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम गड़बड़ नहीं हो जाएगा? तो ऑड इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है? एक चीज तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है इस सिस्टम में, एनओ के सिस्टम में, और एक क्या दे रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बीच में अगर आप देखो तो बॉन्ड बनाने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, इस तरीके से होते हैं ना, इवन नंबर में। अब सिस्टम क्या बन गया? बीच में 5 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया ना। एक ही वाला जो बॉन्ड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 3 इन्वॉल्व है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसीलिए एनओ को बोलते। ठीक है।
लास्ट पॉइंट लिख लीजिए ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन का। इनर्ट गैसेस है, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इनर्ट गैसेस है आउटर शेल कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। आउटर शेल में कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए इनर्ट गैसेस को। जब ऑक्टेट है तो क्यों कर रहे हैं? बट xenon forms some compounds। xenon जो होता है वो रिएक्शन करता है दूसरों से और कंपाउंड बनाता है, जैसे HCF2 बनता है, HCF4 बनता है, HCOF2 बनता है। इस तरीके के xenon बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। HCO2F2 बनता है। इसी में शामिल है क्रिप्टन भी एक कंपाउंड बना रहा है KrF2। अगर ऑक्टेट पूरा है तो कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बना रहा है तो क्या हो गया? एक्सेप्शन। क्यों बनाया? सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। स्ट्रक्चर बनाइए, जरा बना के दिखाइए S2Cl2 का, S2Cl2 का, S2Cl2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। किसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको? S2Cl2 का, SCl2 का। दो के स्ट्रक्चर बनाने हैं, चलिए बनाइए। S2Cl2 SCl2 पेपर पे बना लो बादल। बचत अच्छी बात होती, पर स्टूडेंट बचत नहीं करते हैं, ना पेन की ना कॉपी की। तुम तो मजे कर लो क्लास में। क्या कर रहे हो आप? उनको कह रहे बन गया स्ट्रक्चर। HCl2 का बन गया और H2Cl2 का, दोनों बनाने हैं ना। कोशिश कीजिए। सल्फर के आउटर सेल में 6 होते हैं तो उसको 2 चाहिए होते हैं। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 है तो उसको कितने चाहिए? 1 चाहिए। बनाओ स्ट्रक्चर। 6 सल्फर के आउटर शेल में 6।
बन गया? H2Cl2 नहीं बन रहा है, इजी तो है। HCl2 कैसे बनेगा? सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने चाहिए उसको? 2 ही तो चाहिए, तो 2 क्लोरीन से ले लेगा, 2 क्लोरीन से ही तो चाहिए, एक इधर वाले क्लोरीन से ले ले। ये क्लोरीन ने एक एक लिया सल्फर से, अब ये सल्फर एक इधर के क्लोरीन से एक इधर के क्लोरीन से ले ले, बन जाएगा। बोलो बच्चों, HCl2 तो इजी है बिल्कुल, H2Cl2 भी इजी है, 2 सल्फर लगा लो। अब इधर एक सल्फर और सल्फर के बीच में बन जाएगा, और इधर क्लोरीन के बीच में बन जाएगा। क्लियर है बात? सल्फर का खुद का कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो इधर से भी ले लेगा और ये वाला सल्फर भी ले। क्या स्ट्रक्चर बन गया? बन गया सबका? क्लियर है? NH4 प्लस बनाओ। चलो कुछ स्ट्रक्चर तो बनाने पड़ेंगे ना, आना चाहिए ना। NH4 प्लस का मैं सिखाती हूँ, फिर अगला आप बनाइए। जैसे अमोनिया है, अमोनिया गैस है, ठीक। अमोनिया गैस को अगर आप पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, किस में डिसॉल्व करिए? पानी। पानी में जैसे ही डिसॉल्व करते हैं, ये क्या करती है? पानी से H प्लस ले लेती है। पानी से क्या ले लेगी? H प्लस गेन कर लेगी। पानी में क्या क्या होता है? H प्लस और तो क्या करेगी ये? पानी से H प्लस ले लेगी और क्या बना देगी? NH4 और OH माइनस। NH4 प्लस का स्ट्रक्चर हमको देखना है, ठीक है, ध्यान से देखो। पहले अमोनिया था, पहले ये स्ट्रक्चर था अमोनिया से। नाइट्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, क्योंकि 3 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक एक से इससे 3 से बॉन्डिंग बना ली, 3 नाइट्रोजन से, तो 8 हो गए इसके पास। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। इसको इससे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रोटॉन कौन है? प्रोटॉन जो होता है पूरी केमिस्ट्री में होता है गरीब आदमी। कैसा आदमी है ये? गरीब। गरीब आदमी का मतलब क्या हो गया? पहले ही एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास H प्लस बन गया, मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। अमोनिया के पास आ गया, अमोनिया से बोला आप मुझे क्या करना है? आपसे जुड़ना है, मुझे आपसे बॉन्ड बनाना है। अब अमोनिया तो वैसे तो सेचुरेटेड बैठे हुए थे, आराम से इनकी बॉन्डिंग वॉन्डिंग थी, लेकिन ये बोले कि हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो जो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको? लोन। लोन पेयर। ये वाले तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, तो इन इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे। और ये वाला जो पेयर पड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया है, नॉट पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, अकेला पड़ा हुआ है इनके पास। तो अमोनिया ने बोला ऐसा है, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए। और हाइड्रोजन किस स्टेटस पे है? इसके पास H प्लस जब आया है तो ये कितने स्टेटस पे है? 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 0 होके आया है, एकदम गरीब आदमी। तो इसको जोड़ने के लिए इनको ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करने पड़ेंगे? सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे।
जब ऐसा बॉन्डिंग होता है जिसमें कि एक ने कुछ भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, तो ऐसे बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनके बीच में बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और क्या बनेगा? ये NH के बीच में तो बॉन्ड पहले से ही था। नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? गरीब आदमी को। तो क्या बन जाएगा? NH4 प्लस, प्लस का चार्ज इधर लगा दे। तो अमोनियम प्लस में किस तरीके का आ गया चार्ज? अमोनियम प्लस में किस तरीके का चार्ज आ गया? अरे किस तरीके का बॉन्ड आ गया? कोऑर्डिनेट। या इसी को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? डेटिव। अगला आप बना के दिखाएंगे ना? हो गया? हो गया साक्षी? चलो अगला स्ट्रक्चर आपका टास्क है, बनाइए। पानी है, ठीक है। कौन लेके आ रहा? किसी ने बोला लेके आ रहे हैं? क्या बोला बादल आपने? वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इसके ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। एक ये, अच्छा जिसके पास लोन पेयर होता है ना वो आराम से लोन पेयर दे सकता है, लोन पेयर डोनर बन सकता है, मतलब अमीर आदमी है ये क्या है? पानी क्या है? पानी के पास दो लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक एक से उसने क्या कर लिया? दो बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है? अलग पड़े हुए उस पेयर। अब किसी H2O मॉलिक्यूल के पास अगर H प्लस आता है तो वो उसको अपने अंदर अटैच करता है और बनाता है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। आपको वाटर का स्ट्रक्चर बना दिया, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना, H3O प्लस का स्ट्रक्चर बनाना है। इसको कौन सा आयन बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोनियम आयन। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ऑक्सीजन अमीर आदमी है, हाइड्रोजन H प्लस कौन है? गरीब आदमी। एक तो रहेगा ही, ऐसा थोड़ा ना एक की जरूरत है दो दे देगा। आपने हमसे 10 रुपए उधार मांगा, हम आपको जबरदस्ती जनरसिटी में 20 दे रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ हाँ दे सकता है। H4 हो जाएगा ना। बन गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाओ, डेटिव बॉन्ड दिखाने को बोला है ना। ये क्या करेगा? इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना पेयर और जोड़ लेगा इसको। आ जाओ भाई, हम क्या है? अमीर आदमी है, हम आपको जोड़ लेते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। स्पीसीज कैसी बन जाएगी? एक लोन पेयर अभी भी इसके पास है। हाँ
उस पे भी लगा सकते हो, सेंटर पे भी लगा सकते हो। सेंटर पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ बॉन्डिंग सीखी आज आपने। चलिए आज की क्लास कर देते हैं आपकी।